नीदरलैंड्स की पुलिस का शक भरोसे में तब बदला जब एक्यू खान एक न्यूक्लियर ट्रेड शो में गया। असल में अक्टूबर 1975 में स्विट्जरलैंड में एक न्यूक्लियर ट्रेड शो हुआ था जिसे एक्यू खान ने भी अटेंड किया था। ट्रेड शो में जाके उसने बहुत अजीब और सस्पिशियस टाइप के सवाल पूछे, जैसे कि स्पेसिफिक न्यूक्लियर कंपोनेंट्स का यूज और टेक्निकल स्पेक्स। ये सब देख के नीदरलैंड्स की पुलिस का शक और गहरा हो गया। उन्हें लगने लगा कि एक्यू खान ने जरूर कुछ टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए हैं और वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। नीदरलैंड्स की पुलिस ने एक्यू खान को अरेस्ट करने का डिसीजन लिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को इन्फॉर्म किया। नीदरलैंड्स की पुलिस ने CIA को बताया कि एक्यू खान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से जुड़ी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, लेकिन CIA ने साफ तौर पे एक्यू खान को अरेस्ट करने से मना कर दिया और बोला कि इसे जाने दो, हम इस पे नजर रखेंगे। अब सवाल यह है कि नीदरलैंड्स की पुलिस के बार बार बोलने के बाद भी अमेरिका ने एक्यू खान को अरेस्ट करने से मना क्यों कर दिया? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कोल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और USSR यानी कि सोवियत यूनियन में एक दूसरे को सुपीरियर दिखाने की लड़ाई शुरू हो गई थी। यही टाइम कोल्ड वॉर का था। मतलब यहाँ कोई फिजिकल लड़ाई नहीं हो रही थी, लेकिन दोनों ही देश खुद को मजबूत करने के लिए अलग अलग कंट्रीज को अपना दोस्त बना रहे थे। वेपन्स और स्पेस रेस में कॉम्पीट कर रहे थे। इस कोल्ड वॉर में USSR का दोस्त था इंडिया और अमेरिका का दोस्त था पाकिस्तान। अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान उसका दोस्त बना रहे और एक्यू खान को अरेस्ट करके अमेरिका पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहता था। अमेरिका ने सोचा था कि एक्यू खान एक छोटा मोटा साइंटिस्ट है, वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या ले जाएगा, सिर्फ पेपर्स ही तो चुरा के ले जाएगा। पेपर्स चुरा के ले भी गया तो क्या उखाड़ लेगा। लेकिन अमेरिका का ये डिसीजन उस पर ही उल्टा पड़ गया। एक्यू खान ने वापस पाकिस्तान जाके न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी दिया और उसे कई देशों में बेच भी दिया। आगे बताऊंगा कि अमेरिका के दोगलेपन की वजह से पाकिस्तान को कैसे हद से ज्यादा फायदा हुआ। खैर 15 दिसंबर 1975 को एक्यू खान ने अपना बोरिया बिस्तर पैक किया और नीदरलैंड से पाकिस्तान आ गया। मैंने आपको बताया था ना कि न्यूक्लियर बॉम्ब दो तरह से बनाया जा सकता है, यूरेनियम से और प्लूटोनियम से। इन दोनों ही तरह से बॉम्ब बनाने का प्रोसेस एकदम अलग होता है। इस टाइम पे यानी 1975 में पाकिस्तान वाले खुद न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे, लेकिन प्लूटोनियम वाला। पर प्रॉब्लम यह थी कि एक्यू खान ने नीदरलैंड से जो डिजाइन चुराई थी वो यूरेनियम से बनने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब की थी। तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी कि PAEC का हेड मुनीर अहमद खान, जिस प्लूटोनियम बेस्ड एटम बॉम्ब पे काम कर रहा था, एक्यू खान ने उस पर काम करने से मना कर दिया और यूरेनियम वाला एटम बॉम्ब बनाने पे जोर डाला। इस डिफरेंस की वजह से मुनीर अहमद खान और एक्यू खान के बीच क्लैशेस होना शुरू हो गए। एक्यू खान ने फिर एक नया दाव खेला। उसने प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को लेटर लिखा कि ये मुनीर अहमद और उसके साथी तो हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं और असल में कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है। प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की सारी जिम्मेदारी एक्यू खान पे डाल दी और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया प्रोजेक्ट 706। अब एक्यू खान के पास सब कुछ आ गया था, डिजाइन्स भी और पावर भी। अब जरूरत थी तो सिर्फ एग्जीक्यूशन की। आने वाले कुछ सालों तक एक्यू खान ने चुराई हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही काम किया और साल 1978 में उसने फाइनली पाकिस्तान का अपना खुद का सेंट्रीफ्यूग बना के रेडी कर लिया। ध्यान रखना, अभी सिर्फ सेंट्रीफ्यूग ही बना है, पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब अभी टेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। और हाँ, जिन चुराए हुए सेंट्रीफ्यूग्स के नाम G1 और G2 रखे गए थे जर्मनी की वजह से, पाकिस्तान ने अपने सेंट्रीफ्यूग्स के नाम P1 और P2 रख लिए। खैर साल 1975 में नीदरलैंड्स की पुलिस ने जब अमेरिका को बताया था कि एक्यू खान ने न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स चुराए हैं और वो अपना खुद का एटम बॉम्ब बना रहे हैं, तो अमेरिका ने उस समय इस चीज को काफी लाइटली लिया था। लेकिन अप्रैल 1979 आते आते अमेरिका को इस बात की पूरी भनक लग गई थी कि पाकिस्तान अपने आप को एक न्यूक्लियर कंट्री बनाने के रास्ते पर है। इसी रीजन से अमेरिका ने पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगा दिए और उसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोक दिया। इस सैंक्शन के बाद एक्यू खान ने एक जर्मन न्यूज मैगजीन को अपना इंटरव्यू दिया था और कहा था, क्या ये अमेरिका वाले अपने आप को दुनिया का ठेकेदार समझते हैं क्या? क्या इनको किसी गॉड से परमिशन मिली हुई है क्या कि खुद के पास हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब इकट्ठे कर लो और हर महीने धमाके करते रहो? अगर हम एक छोटा सा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करें तो हम शैतान हैं। लेकिन चूंकि कोल्ड वॉर अभी खत्म थोड़ी ना हुआ था, इसलिए इसी साल 1979 में ही क्रिसमस पर सब कुछ बदल गया और अमेरिका ने खुद के गिरगिट होने का सबूत दुनिया को एक बार फिर से दिया। इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए एक बार इस मैप को देखो। ये है USSR और ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से इतनी दूर है ये US और अफगानिस्तान के जस्ट चिपका हुआ है पाकिस्तान। कोल्ड वॉर में अपनी सुप्रीमेसी झाड़ने के लिए 25 दिसंबर 1979 को USSR ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। अब अमेरिका वालों ने प्लान बनाया कि USSR को हराने के लिए अफगानिस्तान के लोकल फाइटर्स यानी कि मुजाहिदीन को हम सपोर्ट करेंगे। मुजाहिदीन को सपोर्ट करने के लिए एक बकरा चाहिए था और वो बकरा था पाकिस्तान। अब चूंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स टच होते हैं, तो पाकिस्तान ही एक सेफ रूट दे सकता था मुजाहिदीन तक वेपन्स और सपोर्ट पहुंचाने के लिए। इसलिए अमेरिका ने अप्रैल में जो सैंक्शंस लगाए थे उनको हटा दिया और पाकिस्तान को पैसा देना शुरू कर दिया। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक डील हुई। डील एकदम सिंपल थी। पाकिस्तान अमेरिका के लिए मुजाहिदीन की मदद करेगा और बदले में अमेरिका वाले पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले प्रोग्राम में टांग नहीं अड़ाएंगे। फर्दर साल 1982 में पाकिस्तान ने अपना पहला यूरेनियम का बैच एनरिच कर लिया और चाइना से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के ब्लूप्रिंट्स भी हासिल कर लिए। इसके
उसके अगली साल 1984 तक आते आते पाकिस्तान अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर रेडी कर चुका था। इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान ने 1984 में बॉम्ब तो बनाकर रेडी कर लिया था, लेकिन उस एटम बॉम्ब का टेस्ट नहीं किया था। फिर 3 साल बाद साल 1987 में AQ खान ने एक इंडियन जर्नलिस्ट कुलदीप नायर को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू के दौरान AQ खान ने ओपनली बोला कि अमेरिका और CIA दोनों को पता है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। उसने ये भी कहा कि हम टेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर हमने टेस्ट किया तो पाकिस्तान हमारी फंडिंग और मदद दोनों ही बंद कर देगा। अब भले ही AQ खान ने पूरी दुनिया के सामने इतना बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया हो, लेकिन पाकिस्तान एज अ कंट्री इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि उन लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। गजब की बात यह है कि साल 1998 तक यानी कि पूरे 14 सालों तक पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर चुपचाप बैठा रहा और दुनिया में किसी को नहीं पता चलने दिया कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और ना ही कोई टेस्ट किया। लेकिन उसके बाद अपने देश भारत ने कुछ ऐसा किया कि पाकिस्तान अपने आप को टेस्ट करने से रोक ही नहीं पाया। अगर आपने जॉन अब्राहम की ये मूवी परमाणु द पोखरण स्टोरी देखी होगी तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस टेस्ट की बात कर रहा हूँ। जो अभी भी नहीं समझ पा रहे उनको बता दूं कि साल 1998 के दूसरे हफ्ते में इंडिया ने अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। यहाँ ही इंडिया ने अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अडेप्ट की थी। आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देश ऐसे हैं कि दोनों के पास ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, लेकिन इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करता है और पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो नहीं करता। कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब तब चलाएंगे जब कोई दूसरा देश हमारे ऊपर अटैक करेगा, वरना नहीं चलाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का मानना ऐसा नहीं है। मतलब अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन का यूज पहले भी कर सकता है बिना किसी दूसरे देश का इंतजार किए। 11 से 13 मई 1998 के बीच इंडिया का सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट होने के बाद पाकिस्तान को लगा कि हम क्यों दुनिया से पीछे रहे, हम भी दुनिया को बताएंगे कि हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसी के चलते पाकिस्तान ने 28 से 30 मई 1998 के बीच अपने शहर चगाई में अपना पहला ऑफिशियल न्यूक्लियर टेस्ट किया। इस टेस्ट के बाद AQ खान ने बोला था कि हम तो कभी न्यूक्लियर वेपन बनाना ही नहीं चाहते थे, हमें तो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए इंडिया ने फोर्स किया। इन शॉर्ट इंडिया पे ब्लेम डाल दिया और यहीं से शुरुआत हुई थी इस्लामिक बॉम्ब की। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये नाम वेस्टर्न कंट्रीज ने दिया है क्योंकि पाकिस्तान ऐसा पहला मुस्लिम देश बना जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब था। इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद AQ खान पाकिस्तान की जनता के लिए भगवान ही बन गया। पाकिस्तानियों के हिसाब से AQ खान ने ही उनके देश को एक न्यूक्लियर कंट्री बनाया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके देश के न्यूक्लियर कंट्री बनने की कहानी में उनसे इतना बड़ा ये चोरी करने वाला जो ये पूरा एंगल है ये छुपाया जा रहा है। खैर, इस सब के बाद AQ खान ने ये चोरी की हुई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाली टेक्नोलॉजी सिर्फ खुद तक ही सीमित नहीं रखी, बल्कि वो उसके बाद ब्लैक मार्केट में उतर गया। उसने वो टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया, लीबिया और ईरान को भी बेच दी। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया जैसे खतरनाक और अनसेफ देश को एक न्यूक्लियर कंट्री बनाने में AQ खान का बहुत बड़ा हाथ था। AQ खान को 2 बार पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड निशान-ए-इम्तियाज दिया गया था। पहली बार 1996 में और दूसरी बार 1998 में चगाई न्यूक्लियर टेस्ट के बाद। इवन AQ खान इतना फेमस था कि उसकी फोटोज दुकानों, ट्रक्स, ऑटो में भी लगी रहती थी। अपनी इस पॉपुलरिटी की वजह से AQ खान ने साल 2012 में एक पार्टी बनाई, तहरीक-ए-तहफूज पाकिस्तान यानी कि सेफ पाकिस्तान मूवमेंट, और सोचा कि पाकिस्तान में लोगों की रिस्पेक्ट के बेस पर वो वोट जीत जाएगा। लेकिन जब 2013 के नेशनल इलेक्शंस में उसकी पार्टी के 111 कैंडिडेट्स में से एक भी नहीं जीत पाया तो AQ खान ने 1 साल के अंदर ही अपनी पार्टी डिसॉल्व कर दी। साल 2021 में कोविड-19 की वजह से AQ खान की मौत हो गई। अगर फिलहाल की कंडीशन कंपेयर की जाए तो इंडिया के पास टोटल 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और पाकिस्तान के पास टोटल 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। लेकिन ध्यान रखना, अपने 4 दोस्तों के बीच थड़ी पे बैठ के जब आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेसिटी की हाई लेवल मीटिंग करोगे तो आपकी बात में असल में वजन तब होगा जब आप ऐसे जनरलाइज्ड तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब ना बोल के एटम बॉम्ब वर्सेस हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में बहुत स्पेसिफिकली बात करोगे। क्योंकि ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना कि हाइड्रोजन बॉम्ब एटम बॉम्ब से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तो सुनो, पाकिस्तान के पास जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो सारे के सारे ही एटम बॉम्ब हैं। उनके पास एक भी हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं है। पाकिस्तान ने कभी भी हाइड्रोजन बॉम्ब का क्लेम किया ही नहीं, ना टेस्ट ना ही अनाउंसमेंट। लेकिन इंडिया ने 1998 के पोखरण 2 टेस्ट में 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस टेस्ट किए थे। उनमें से एक डिवाइस को थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब यानी कि हाइड्रोजन बॉम्ब बोला गया था। DRDO साइंटिस्ट जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और अनिल कोकड़कर ने क्लेम किया था कि हाइड्रोजन बॉम्ब का टेस्ट सक्सेसफुल था। लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट जैसे डॉक्टर संतनाम ने बोला था कि हाइड्रोजन बॉम्ब पूरी तरह नहीं फटा, यील्ड एक्सपेक्टेड से कम था। फिर भी इंडिया के पास डिजाइन और टेक दोनों है, सो कैपेबिलिटी तो डेफिनेटली है, लेकिन फुल सक्सेस और रिलायबिलिटी पर थोड़ा सा डाउट है। इसका मतलब हो सकता है कि दोनों देशों के न्यूक्लियर वॉरहेड्स के नंबर आपको बराबर दिख रहे हो, पर इंडिया थर्मोन्यूक्लियर कैपेबिलिटी में पाकिस्तान से काफी आगे है। पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो फिलहाल टोटल 12,400 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं सारे देशों को मिला के, जिसमें से 90%
वॉरहेड्स तो रशिया और अमेरिका के पास ही हैं। सबसे ज्यादा रशिया के पास हैं 5580, उसके बाद अमेरिका के पास 5225, उसके बाद चाइना के पास 600, फिर फ्रांस के पास 290, फिर यूनाइटेड किंगडम के पास 225, फिर इंडिया के पास 172, फिर पाकिस्तान के पास 170, फिर इजराइल के पास 90 और फिर नॉर्थ कोरिया के पास 50। एक बार